मोहतरम नाजरीन, सफ़र हज 2024 की तैयारियों का आगाज हो चुका है। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु से आज़मीन हज का पहला काफिला 9 मई 2024 को रवाना होगा। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज अहमद खान ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि 9 मई से 25 मई तक बेंगलुरु हज एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज के काफिले मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना होंगे और हज 2024 के परवाज़ों का इफ्तिताह बेंगलुरु के हज भवन में 8 मई को वजीर आला सिद्धरामैया के हाथों अमल में आएगा। मक्के को आने के बाद हज के दरमियान भी बहुत वक्त होता है। वो जो फ्लाइट का शेड्यूल है वो ऑलरेडी आ गया है, तो 9th को फर्स्ट फ्लाइट है, 25th तक फ्लाइट जाएंगे। 9th ऑफ मई 9th ऑफ मई से फर्स्ट है। तो इंशाल्लाह हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा है 8 तारीख को, जैसे हमारा इलेक्शन 7 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, 8 तारीख को जो है हर साल जो ऑनरेबल सीएम और मिनिस्टर साहब आके जो इनाग्रेशन करते हैं उस इनाग्रेशन के लिए परमिशन के लिए हमने लिखा है। तो इंशाल्लाह वो परमिशन होने के बाद इनाग्रेशन 8 तारीख को, परमिशन आने के बाद 8 तारीख को इनाग्रेशन इंशाल्लाह होगा। और 9 को फर्स्ट फ्लाइट सुबह 9:45 को फर्स्ट फ्लाइट है, तो वहाँ से हाजी निकलेंगे। बेंगलुरु के हज भवन में इन दिनों 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम जारी है, जिसमें हर दिन तकरीबन 1,500 आज़मीन हज शिरकत कर रहे हैं। 27 अप्रैल 2024 से शुरू हुए हज ट्रेनिंग प्रोग्राम में तकरीबन 4,500 आज़मीन हज को तरबियत फराहम की जा रही है। कर्नाटक रियासती हज कमेटी बइश्तराक इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम के तहत मुनअक़द हुए इस तरबियती प्रोग्राम में मारूफ हज ट्रेनर और वजीफेयाब KS ऑफिसर एजाज अहमद, मारूफ आलिम दीन और कर्नाटक हज कमेटी के रुकन मौलाना ज़ैनुल आबिदीन और दीगर माहिरीन हर साल की तरह इस बार भी मनासिक हज, सफ़र हज के मराहिल, इंतज़ामात, तैयारियों के सिलसिले में कीमती मालूमात फराहम कर रहे हैं। इस मौके पर जुनूबी हिंद न्यूज़ ने सफ़र हज 2024 की तफसीलात और मालूमात हासिल करने के लिए हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज अहमद खान और मशहूर हज ट्रेनर एजाज अहमद से खास बातचीत की। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हज 2024 की क्या तफसीलात है? हाँ, तो हज 2024 में जो हाजी जा रहे हैं, एक बार मैक्सिमम नंबर हाजी जा रहे हैं। जो अगर 20-25 साल में आप देखेंगे तो इस बार 10,500 हाजी इस बार कर्नाटका से जा रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मंगलुरु एम्बार्केशन पॉइंट नहीं है इस बार, तो वो हाजी भी बेंगलुरु से ही जाएंगे। और जहाँ तक का सिलसिला है, जो लोग हैदराबाद से जाने वाले हैं उनका अलग है, उनका अलग से वो एम्बार्केशन पॉइंट अलग है। वो जो हैदराबाद से जाने वहाँ से जाएंगे, गुलबर्गा के हैं वहाँ से जाएंगे, और बेलगाम को बॉम्बे कर्नाटक एरिया के बॉम्बे से जाएंगे। और यहाँ पर जैसे आप जानते हैं कि जब एप्लीकेशन दिया गया था तो उनको एम्बार्केशन पॉइंट चूज़ करने का भी इधर उनका ऑप्शन था। तो थोड़े बॉम्बे के जो लोग हैं वो यहाँ से जाने की किया है, तो परसेंटेज कम है। एक दूसरे स्टेट वाले भी बेंगलोर से जाने के लिए भी एप्लीकेशन डालें, ऐसे लोग भी हमारे पास हैं। और आंध्र प्रदेश, हम हिंदूपुर, अनंतपुर, इस तरफ के हाजिज भी हमारे यहाँ से ही जाते हैं हर बार। तो इस तरह का इंतजामात हुए हैं। तो 10.5 कितने हाजी जाएंगे? वही 10,500 हाजिज यहाँ से जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ कि लास्ट ईयर इस बार 1,900 जो सेलेक्टेड हाजिज थे उन्होंने कैंसिल कर दिया फॉर वेरियस रीजंस। तो उनके पेमेंट्स नहीं हुए तो कैंसिलेशन हो गया। तो हमको 1,900 एडिशनल कोटा मिला उसका। तो वो भी जो है ना, जो वेटिंग लिस्ट में थे वो वेटिंग लिस्ट ऑपरेट हुआ है। और अभी हमारे कुछ 2,000 हाजिज बाकी हैं। तो ये 2,000 हाजिज जो हैं, इन लोगों को मैंने बॉम्बे गया था लास्ट वीक में, वहाँ पर खदमुल जज की ट्रेनिंग थी। तो वहाँ पर मैंने हज कमेटी ऑफ इंडिया को लेटर दे के आया हूँ और रिक्वेस्ट करके आया हूँ कि हमारे कर्नाटका के लास्ट वीक में पूरे हाजिज गए, तो इस बार भी पूरे हाजिज को भेजने की मैं गुजारिश करके आया हूँ। और हमने कहा है कि एक्सेप्ट अगर बैंगलोर एम्बार्केशन पॉइंट से नहीं हो पा रहा है तो अगर दूसरे एम्बार्केशन, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में जो है 36,000 हाजियों का मतलब वहाँ पर उनका कोटा है। तो वहाँ पर मुझे पता लगा कि सिर्फ 19,000 हाजी जा रहे हैं। तो बाकी के जो सीट्स बाकी हैं, अगर थोड़ा कर्नाटका से को भी दे दे तो हमारे पूरे हाजिज कवर हो जाएंगे। तो ये रिक्वेस्ट मैंने उनको की है। और
जो फ्लाइट का शेड्यूल है वो ऑलरेडी आ गया है। तो 9th को फर्स्ट फ्लाइट है, 25th तक फ्लाइट जाएंगे। 9th ऑफ मई 9th ऑफ मई से फर्स्ट है। तो इंशाल्लाह हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा है 8 तारीख को, जैसे हमारा इलेक्शन 7 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, 8 तारीख को जो है हर साल जो ऑनरेबल सीएम और मिनिस्टर साहब आके जो इनाग्रेशन करते हैं, उस इनाग्रेशन के लिए परमिशन के लिए हमने लिखा है। तो इंशाल्लाह परमिशन होने के बाद इनाग्रेशन 8 तारीख को, परमिशन आने के बाद 8 तारीख को इनाग्रेशन इंशाल्लाह होगा। और 9 को फर्स्ट फ्लाइट, सुबह 9:45 को फर्स्ट फ्लाइट है, तो वहाँ से हाजी निकलेंगे। तो और ये जो फर्स्ट फेज में है, सारे हाजी जो हैं मदीना एम्बार्केशन पॉइंट से जा रहे हैं, तो मदीना एम्बार्केशन पॉइंट रहेगा। तो फिर हाजी फिर आने में वापस जिद्दे से ही वापस आएंगे। तो वो सिलसिले से हम लोग ट्रेनिंग भी यहाँ पर मुकम्मल हुई है 3 दिन से, और हर डिस्ट्रिक्ट में भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है, अभी चालू हो गई है। तो बेंगलोर में जो है हर दिन हम लोग 1,500 हाजी तक आ रहे हैं इधर ट्रेनिंग के लिए। तो 3 दिन, आज कल एक ट्रेनिंग हुआ, तो कल 1,500 हाजी आए थे, आज कुछ 1,500 हाजी हैं, और कल भी कुछ 1,500 हाजी हैं। तो यहाँ के अलावा दूसरे जो क्या कहते हैं नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि कोलार, कनकपुरा वगैरह, वो हाजी भी इधर आ रहे हैं। कल उन लोगों की ट्रेनिंग होगी। तो उसके बाद जो है हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीनेशन जो है वो चेन्नई से 2 दिन पहले आया है। तो 2-3 गवर्नमेंट हॉलीडे रहने की वजह से कल सुबह हमको वैक्सीनेशन दे रहे हैं। तो हर जगह से जो लोग कैंप कर रहे हैं, मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, तो हम लोग कल उनको अपनी अपनी जगह रवाना भी कर देंगे उनका वैक्सीनेशन का। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन भी हो जाएगा, और उम्मीद है कि एक बार अच्छे से अच्छा हज होगा इंशाल्लाह। कुल आप बोले कि तकरीबन 12,000 हाजी जाने की उम्मीद है। हाँ, अगर मेरे को एडिशनल कोटा अगर इम्प्लीमेंट, हाँ, तो कल जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया में मीटिंग है। तो उस मीटिंग में कल एक डिसीजन होगा कि किस किस स्टेट को कोटा नहीं मिला है, और हम लोगों ने जिसने एडिशनल कोटा मांगा है उन लोगों का कल डिसीजन होगा। इंशाल्लाह कल तक मालूम हो जाएगा मुझे। 9 मई से फ्लाइट शुरू होंगी जी, कब तक चलेंगी? 25 तारीख तक चलेंगी। 25 तारीख तक चलेंगी। तो एक दिन में 2 फ्लाइट्स हैं, 3 फ्लाइट्स हैं। तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से डेली कितने हाजी जाएंगे? डेली एक फ्लाइट की कैपेसिटी 350 है। तो 350 है, तो 700 से लेकर 900। तो हमारा जो प्रॉब्लम है, 2 दिन जो है 20 तारीख को, और एक और 2 दिन जो है 4 फ्लाइट्स हैं। तो उस दिन मुझे करीब 1,500 हाजी को इधर रखना पड़ेगा। तो उस टाइम पे जो लास्ट टाइम एक बार प्रॉब्लम हुआ था कि हम लोगों ने हज कमेटी ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किए थे कि आप, वहां पर क्या था कि 500 के 4 फ्लाइट्स आए थे एक दिन, तो 2,000 हाजियों की तरह रखना बहुत मुश्किल था। तो वो सिलसिले से वो 2 दिन के लिए हम लोग जो है इंतजाम जो है पूरे तैयार किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं। और जहाँ तक दूसरी बात जो है, कैंप में भी हम लोग काम चालू हो गया है। जो हाजी के रिश्तेदार आते हैं, तो उन लोगों के रहने के लिए, रहन सहन के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम किया है। तो हाजी भवन जो है मेरे ख्याल से नाकाफी साबित होगा इस बार, क्योंकि तादाद बढ़ गई है। तो इसके लिए इजाफी इंतजाम कहीं हुए हैं? नहीं किए हैं। तो जैसे मैं आपको बताया कि हम लोगों को जो सिर्फ 2 ही दिन मतलब इस तरह का प्रेशर है, अदरवाइज हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारे जो कमरे हैं उसमें हम लोग आराम से 600 लोगों को रख सकते हैं। तो अगर 1 या 2 कम कर देंगे, तो आज से 2 फ्लाइट तक भी हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। अगर जब 3 या 4 आते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो इंशाल्लाह उसका भी इंतजाम करेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने मस्जिद में इंतजाम किए थे, बाद में से कैंप में इंतजाम किए थे। तो इस तरह इंशाल्लाह सबको, मेंबर्स को लेके, सबको लेके इंशाल्लाह करेंगे हम लोग। तो आखिर में क्या बातें कहना चाह रहे थे, जो सफ़र की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या? वही सफ़र की तैयारी मेरा मैं कल जब इनाग्रेशन हुआ प्रोग्राम में ही कहा कि आप जो हाजी आ रहे हैं, तो बिल्कुल जो है इंटरेस्ट से आप ट्रेनिंग को सुने, क्योंकि बहुत दिक्कत वहीं होती है आपको। जैसे कि हज सुविधा ऐप उन्होंने बनाया है, उसको इस्तेमाल करें, सो दैट आपका मेडिकल इमरजेंसी हो वो हो। तो इसमें क्या होता है कि हज सुविधा एक बहुत अच्छी बेहतरीन फैसिलिटी उन्होंने बनाया है। जो ऐप है वो डाउनलोड करेंगे तो पता है कि आपके खादिमुल हुज्जज किधर है, पता लगेगा कहाँ पे है, मेडिकल फैसिलिटी कहाँ है, कहाँ जाना, कहाँ आना। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये हज सुविधा ऐप जो है, ये हर हाजियों को हम लोग बता रहे हैं कि इसका इस्तेमाल करें, और जो है ट्रेनिंग को सुने। ट्रेनिंग जो है सिर्फ आके इधर वक्त ज़ाया करके जाने का नहीं है, इधर आके सुने और उसको जो है ना मुकम्मल करे, उसको अंडरस्टैंड कर ले। इसके अलावा हम लोग भी इनको रिटर्न इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो चलता ही सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन ट्रेनिंग में इस तरह का ये करें। हज कमेटी की मीटिंग कब? वही तो अब इंशाल्लाह कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद हम इंशाल्लाह फर्स्ट मीटिंग में चेयरमैन और मेंबर्स को हम लोगों को इलेक्ट करना है।
हज कमेटी को जो है गवर्नमेंट ऑर्डर हुआ है। हज कमेटी मुकम्मल जब आएगी कि फर्स्ट मीटिंग में जब आप चेयरमैन को इलेक्ट करेंगे तो अमॉन्ग द मेंबर्स एक चेयरमैन को इलेक्ट बाय इलेक्शन होता है वो। तो कब होगी वो मीटिंग? इंशाल्लाह कोड ऑफ कंडक्ट के बाद नहीं, रवानगी के बाद ही, हाँ होने के बाद ही करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो इंशाल्लाह जब हाजी वापस आएंगे तो कमेटी मुकम्मल बनेगी और आएगी। और वहाँ का भी हम लोग क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट का भी जो है, हज टर्मिनल का भी हम लोगों ने बात किया है। और 30 तारीख को हम लोगों ने मीटिंग बुलाई है ऑफिसरों की, हर साल हम करते हैं ट्रेनिंग, जैसे पुलिस, इमिग्रेशन, कस्टम्स, उन लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी को वगैरह, सो दैट स्मूथ ऑपरेशन ऑफ फ्लाइट्स हो। तो इसके लिए वो भी हमने इंतजाम किए हैं। और 2 तारीख को वॉलंटियर्स की भी मीटिंग बुलाए हैं, तो हर वॉलंटियर्स जिस इसमें काम करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार का कैंप इंशाल्लाह सक्सेस इंशाल्लाह। सर, हर साल पब्लिक की कंप्लेंट ये रहती है कि बाथरूम क्लीन नहीं रहता है, साफ सफाई। हाँ, तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं कल भी कोई लोग मेरे पास आए थे, यहाँ पर कुछ 35 टॉयलेट्स हैं। जब आप जाते हैं, आपकी भी जवाबदारी है कि जब आप उसको साफ सुथरा क्लीन करके साफ सुथरा वापस आए। आप जाते हैं तो उसमें सैनिटरी नैपकिन डाल देते हैं, बच्चों का ये डाल देते हैं, दूसरे लोग क्लीन करने वाले भी इंसान हैं, आप उनका भी निगाह रखना चाहिए ना। जो पानी की जो बॉटल हैं आप इस्तेमाल करते हैं, वो पानी है लेकिन बॉटल ले जाते हैं, उसमें कमोड में डाल देते हैं, उसको कौन क्लीन करने वाला? लास्ट टाइम 150 टॉयलेट्स है, अगर टॉयलेट्स अगर इस तरह आप खराब करेंगे, और अगर जब अब हम लोग जैसे टॉयलेट जाते हैं तो हम लोग आपको खुद उसको क्लीन, जैसा क्लीन था वैसा उसको क्लीन करके आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो होगा। अगर उसको आप टॉयलेट करेंगे, फ्लश नहीं करेंगे, अगर उसका इस्तेमाल गलत करेंगे तो क्या बात होगी? आपके भाई जो लोग जो है उन लोगों को तकलीफ होगी ना। मेरी वही गुजारिश है कि टॉयलेट्स को क्लीन रखें, क्योंकि सफिशिएंट टॉयलेट्स हम लोगों ने बना रखे हैं। लास्ट टाइम भी जो था बहुत वो पॉलिटिकली मोटिवेट था, पता नहीं क्यों, क्योंकि लोग होना बल्कि उसमें टॉयलेट्स में डाल के उसको खराब किया। वहां पर कुछ 50-100 टॉयलेट्स है, कोई जाके उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, इसको क्यों वीडियो बनाए? तो ये कुछ सियासत कुछ साजिश थी 2 साल पहले। इस बात इंशाल्लाह नहीं होगी कि हमारे वॉलंटियर्स काम करें। मेरी एक और वही गुजारिश है कि अब जहां भी जाते हैं तो साफ सुथरापन रखें। कैंप में भी खाना उधर फेंक देना, कितना लोग कितना काम करेंगे? ये बताइए सर कि हर साल जो है आप तरबियत फराहम करते हुए आ रहे हैं, मौजूदा यानी कि हज 2024 के लिए क्या नई तब्दीलियाँ आई हैं, क्या नए अहकामात हैं, डायरेक्शंस हैं? देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर ता क़यामत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज का तरीक़ा बयान किए हैं, जो हज आपने किया है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अलबत्ता उस अमल को करने के लिए जो तब्दीलियाँ आती हैं वो समाजी तब्दीलियाँ हैं, वो तब्दीलियाँ आती हैं। वो तब्दीलियाँ किस शिद्दत से आती हैं, ये जो है हमारी डिजिटाइजेशन पे डिपेंड है। जब जिद्दत पसंदी आ गई है, जब इलेक्ट्रॉनिक्स में जिद्दत पसंदी आ गई है, टेक्नोलॉजी में जो जिद्दत पसंदी आ गई है, वो जिद्दत पसंदी हज के अरकान अदा करने में वो तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। मिसाल के तौर पर एक दौर था कि हमारे पास स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था। आज के दौर में अगर स्मार्टफोन नहीं है तो आप रियाजुल जन्ना में दाखिल भी नहीं हो सकते। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई से जो हज सुविधा ऐप जो हुआ है, जिससे आप अपने कवर के दूसरे आज़मीन को ढूंढ सकते हैं, अपने लगेज को पहचान सकते हैं, खादिमुल हुज्जाज को ट्रेस कर सकते हैं, ये जब तक आपके पास स्मार्टफोन नहीं है आप नहीं कर सकते। ये तब्दीली है। पहले हरम में जब दाखिल होते थे, हर किताब में यही लिखा है कि हरम में दाखिल होने के बाद आप मस्जिद हराम में दाखिल हो जाएंगे। आज वो चीज़ आज नहीं है। आपको चाहे या तो बाब नंबर 1 से जाना है या बाब नंबर 79 से जाना है। इस किस्म की तब्दीलियाँ लोगों की ज़्यादती की वजह से और टेक्नोलॉजी की सहूलतों की वजह से इसमें तब्दीलियाँ आई हैं। तो इस साल भी ये तब्दीलियाँ हैं। ट्रांसपोर्टेशन में तब्दीलियाँ हैं, रिहाइश में तब्दीलियाँ हैं, आपको रियाजुल जन्ना में जाने के लिए तब्दीलियाँ हैं, आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए जो है ना आपको स्मार्टफोन का होना ज़रूरी है। ये तब्दीलियाँ आज हैं, हो सकता है अगले साल फिर तब्दीलियाँ हों। हाँ, इस बार चंद बातें जो इस बार नई हैं, वो जो हमें दिल्ली के ट्रेनिंग में या दिल्ली के जो मीटिंगों में हमें पता चला है
कि इस बार हम जो है जो मीना के जो टेंट्स हैं वो अपग्रेडेड टेंट्स हमें मिलने की इस बार इम्कानात हैं, और जो हमारे टेंट जो मुज़दलिफ़ा में हुआ करते थे इस बार वो नहीं, सिर्फ मीना में ही मिलने की हमें आज इस बार गुंजाइश है। ये तब्दीलियाँ वहाँ पर हमारे लिए हैं। तो ये तब्दीलियाँ हैं इस वक्त, फिर आगे साल क्या होगा इसका कोई हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। जहाँ तक मनासिक हज हैं इसमें कोई तब्दीली ता क़यामत तक नहीं आ सकती, मगर इन मनासिकों को अदा करने के लिए जो तरीक़े कार है उस तरीक़े कार में तब्दीलियाँ ज़रूर आती रहेंगी। ये हमेशा इसका सिलसिला जारी रहेगा। तो आज यहाँ पर कितने लोग शामिल रहे आपकी इस तरबियत प्रोग्राम में, कल और आज कुल कितने लोगों को तरबियत दी जा रही है? देखिए, कुल मिलाकर लगभग 5,500 आज़मीन हज को यहाँ पर तरबियत दी जाएगी। बेंगलोर के 1,700 कल और आज हुआ है, और कल जो है बेंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट, टुमकुर, कोलार, चिकबल्लापुर और रामनगर डिस्ट्रिक्ट, इन लोगों को हम जो है कल देने वाले हैं, यानी 29 को देने वाले हैं। 30 को मैं मंडिया में दे रहा हूं और 1 तारीख को इंशाअल्लाह मैं बलारी में दूंगा। इससे क़बल हमें गुलबर्गा में 2 दिन की तरबियत, ये बड़े मजबूर हो गए हैं हम, एक तो वक्त की मजबूरी, दूसरा आज़मीन हज की सब्र की मजबूरी। 2 दिन का प्रोग्राम हम 1 दिन में समेट रहे हैं, फिर भी हम तमाम जितनी बातें बोलना है उतनी बातें हम बोलने की कोशिश करते हैं। गुलबर्गा वाले 2 दिन की ट्रेनिंग रखे थे, हम गुलबर्गा ट्रेनिंग ख़त्म किए, हम बीदर की ट्रेनिंग ख़त्म किए और धारवाड़ की ट्रेनिंग ख़त्म किए। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फोरम है इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम, हमें इस बार महाराष्ट्र स्टेट में सांगली से भी हमें दावत थी, सांगली में भी हमने ट्रेनिंग दी है। तो हज ट्रेनिंग फोरम जो हमारा बेंगलुरु का है, इंशाअल्लाह इसी तरह हम खिदमत करते रहेंगे। तो आखिर में सेहत के ताल्लुक से एक ही पैगाम है, हर आज़मीन को चलने की सलाहियत होनी चाहिए। कम से कम हर रोज़ 10 किलोमीटर चलने की सलाहियत होनी चाहिए, तब जाकर आप इत्मीनान बख्श उम्रा कर सकते हैं, इत्मीनान बख्श हज कर सकते हैं, जितनी तसल्ली बख्श आप नफिल तवाफ कर सकते हैं। ये सेहत पे मुबनी है, सेहत इस हद तक के आप चलने के आदी हों। शुगर इट इज़ ए मैनेजमेंट, बीपी इट इज़ ए मैनेजमेंट, मगर चलना जो है ये इंसान की फितरत है, चलने के आदी होना चाहिए। चलना है, चलना है, चलना है। इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम के हमारे एक मेंबर थे, हमारे मैं इसी उम्रा का विजुअल प्रेजेंटेशन, डिजिटल प्रेजेंटेशन में देता हूं। उसके बाद लुत्फिया मजहर रशादी साहब के बरखुरदार जो हमारे इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम के जो मेंबर हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आपको हरम अंदर मताफ में ले जाएं, सहन से और उम्रा करवाएं। قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات والفرقان الحميد. وأعوذ بالله من الكرام عازمين وعازمات, सादत के लिए मुबारकबादी पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। अल्लाह ताला मुबारक करे। आपको लाकर उन्होंने छोड़ दिया है, अब आपको उम्रा करना है। कैसे करना है इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर और आसानी के साथ समझा देता हूँ। सबसे पहले तो एक बात मैं फिर अर्ज करूंगा कि इत्मीनान से तैयारी करके जाएं।
मैं हर मर्तबा ये कहता हूँ कि इस्तीजा वगैरह से खुसूसन फारिग होकर होटल में ही या मस्जिद हराम के बाहर के हिस्से साहब कहते हैं कि 1 घंटा लग जाएगा जाकर वापस आने में। तो खैर चलिए पहले मोटे मोटे तौर पर एक बार जहन में रख लें, मेरी माँ अपने पोते को सोने के झूले में झूलता हुआ देखना चाहती है। एक दुआ उसने मांगी और तीनों दुआएं क्या हो गई? माँ देखना चाहती है तो माँ का मसला हल हुआ। कि बहुत ही ज़हीन और अक्लमंद आदमी था। उलमा फरमाते की आदत शरीफा ये थी कि जब भी काबे पर पहली नजर पड़ती तो हमेशा ये दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह इस पूरे बहुत वक्त होता है मक्के को आने के बाद हज के दरमियान भी बहुत वक्त होता है, वो 1, 2, 3 दिन भी आराम से अपने होटल में रह सकते हैं। उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है यही हमारे दीन की खासियत है कि जहां जो अमल करने को कहा जाए अगर वो करें तो कामयाबी है। यहाँ आका ने फरमाया कि ऐसे चलेंगे, अगर तो चलेंगे। जहां कहा अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार या रहीम या सत्तार या करीम या बार या जल जलाली वल इकराम। ये दुआ पढ़ लें, याद हो तो याद कर लें। अगर वक्त है आपके पास 1, 5, 10 मिनट में छोटी सी दुआ याद हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। ये हमारे पास हमारे दीन में महमूद और याद करें हमेशा एक ही हालत में नहीं कि हजरत मुझे वो क्या है वाजिब वितर की नमाज में दुआ याद नहीं होती। हजरत अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का दुआ खुनूत याद नहीं रहती, या जनाजे की नमाज की दुआ याद नहीं। उलमा उमूमन कह देते हैं कि भाई याद नहीं तो रब्बना आतिना फी दुनिया पढ़ लो। वो जो बोलते हैं वो सिर्फ एक मर्तबा के लिए इजाजत है। जनाजे की नमाज का टाइम आ गया, चलो पढ़ लिए, उसके बाद 15 मिनट में दुआ याद हो जाती है। वो जिंदगी भर के लिए वो इजाजत नहीं है। वहां पर भी और वितर की नमाज में भी लोग जिंदगी भर रब्बना आतिना से ही काम चलाते रहते हैं। फिलहाल याद नहीं है, आज के दिन याद नहीं है, तो उतनी इजाजत है कि आज के दिन वो पढ़ लें, उसके बाद जाकर फौरन याद कर लें। तो ये जहन में रखें कि ये जो उम्र हो गई, बड़ी उम्र हो गई, मुंड हो गया जहन में, वो सभी बेकार बातें हैं। सहाबा 70 से 80% पूरे बड़ी उम्र के थे और सब पोते नवासे वाले थे, दामाद वाले थे, ऐसे सहाबा थे। और उन्होंने सारा कुरान याद किया, सारी हदीसें याद की, सारी दुआएं याद की, सारे मसाइल याद किए, सारे आमाल सीखे, सिखाए भी उन्होंने। जंग, तकलीफ, परेशानी, कमजोरी, भूख की हालत में कुफार के साथ लड़ते हुए, जंग करते हुए, हिजरत करते हुए, ये सारे खतरनाक काम करते हुए उन्होंने सारी आयतें सब याद की। तो चलिए कुछ ना कुछ याद कर ले। नहीं हुआ अलग मसला है। बातचीत ना करें अपने साथियों के साथ, आपको तन्हा होना है। वहां पर मैं भरी महफिल में तन्हा हो गया, तो वो हालत होनी चाहिए आपको। लाखों रुपए खर्च करके करोड़ों लोगों में चुन कर अल्लाह ने मुझे बुलाया है अपने घर में। अब अल्लाह देख रहा है तुम क्या कर रहे हैं, आप उठाकर फोन आए और आपको इंशाल्लाह बहुत इसमें आसानी होगी। एक बार आप मुबारकबाद देते हुए मैं उम्रा के लिए आ रहा हूँ। 2 को 10 मिनट कम है, हम आपको सही वक्त पे छोड़ेंगे। जो सवालात आपको पूछने हैं अपने क्या नहीं है जी, नहीं ले लेगा जो अब उलमा बयान करते हैं, लोग किताबों में लिखे हैं कि जैसे ही आप शहर में आते हैं हरम के 79 गेट नंबर 1 और गेट नंबर 79 ये दोनों से ही आपकी एंट्री है, वो भी सिर्फ एहराम की हालत में।
एहराम की हालत से हटकर नहीं है। तो गेट नंबर 1 और गेट नंबर 79 जैसे ही तुम्हें कुदाई से आते हैं, हरम में दाखिल होते हैं सहन में, तो लेफ्ट साइड आ जाएं। लेफ्ट साइड में आने के बाद आपको गेट नंबर 79 दिखाई देगा। गेट नंबर 79 से आपको उम्रा करने वालों को अंदर एंट्री है। गेट नंबर 79 में दाखिल हो जाते हैं। दाखिल होने के बाद इस तरह उतरते हैं, आप इस तरह उतरते हैं। जैसे ही उतरते हैं आप मताफ में लैंड होते हैं। ये रहा मताफ में लैंड होते हैं। तो आप जैसे ही उतरते हैं, कमरा छोड़ने से पहले याद रखें कि आप अपने पास जो फॉरेन रियाल थे, सऊदी रियाल थे, उसे अपने सूटकेस में रखकर लॉक कर दें और कमरे से निकलते वक्त हर एक आदमी को 100 रियाल देना ना भूलें। हर एक को, तुम्हारे चचा है, ताया है, बहू है, बेटी है, बहन है, बीबी है, जो भी है, उसको एक 100 रियाल की पत्ती उसके हाथ में रखना जरूरी। मैं होशियार हूं, सबके पैसे मैं रख ले तो नहीं, पैसे पूरे सूटकेस में रखो, लॉक करो। इंडिविजुअल एक आदमी को 100 रियाल की एक पत्ती दो। कई को मैं लास्ट में बोलता हूं।